अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग कराची से मिशिगन। तो कराची से मिशिगन की एक नई एपिसोड के साथ मैं एक मरतबा फिर हाजिर हूँ और मेरे स्वेटर को देख के आपको लाजमी अंदाजा हो रहा होगा कि मिशिगन का वेदर कैसे चेंज हो रहा है और सर्दियाँ बिल्कुल आने वाली हैं और अभी से मेरे यहाँ बाहर बैठना जो है वो मुश्किल हो रहा है और आने वाले दिनों में तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं रहेगा जब यहाँ पे इतनी जो है वो स्नो होगी। तो पूरे अमेरिका में सबसे हार्श विंटर्स जो है वो मिशिगन में होते हैं। बात करते हैं आज की वीडियो के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहूंगी कि इमिग्रेशन से रिलेटेड, यूएस में लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी लोग इमिग्रेट करके यहाँ पे आते हैं उनको जिस किस्म की क्वेरीज का, उनको जिस किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, इस तमाम चीज़ों से रिलेटेड कंटेंट में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इससे ऑब्वियसली मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की। अच्छा, आप लोगों को पता है कि बैकलॉग आजकल कितना ज़्यादा है। उसके साथ साथ अगर आपसे किसी भी स्टेज पे एनवीसी के या उससे पहले डॉक्यूमेंटेशन में जब मिस्टेक हो जाती है तो वो फर्दर आपके प्रोसेस को बहुत 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 डिले कर देता है, जिसको जाहिर है कोई भी नहीं चाहता कि वो 3 से 4 महीने एक्स्ट्रा ना लगे। तो एनवीसी के स्टेज पे स्पेशली लोगों से फॉर्म को सबमिट करते हुए, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट वगैरह ये चीज़ें करते हुए और भी तमाम इसके जो मरहला होता है इसमें अक्सर मिस्टेक्स हो जाती हैं, डॉक्यूमेंट सबमिशन के वक्त भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक ब्रीफ सी वीडियो बनाई जाए कि वो कौन सी 5 मिस्टेक्स है जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं ताकि आपसे जो है वो गलती का चांस कम से कम हो और आपका प्रोसेस स्मूथली जो है वो रन कर सके। सो स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1। तो सबसे पहले ये चीज याद रखें कि DS-260 का जो फॉर्म है जिसको आप फिल करते हैं इंफॉर्मेशन के साथ, वो फॉर्म एडिट जो है वो बाद में नहीं हो सकता वंस यू हैव सबमिटेड इट। अगर उसको आपने सबमिट कर दिया है तो अब उसमें जो है वो किसी भी किस्म के एडिशंस नहीं हो सकते। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि DS-260 में हमसे मिस्टेक हो गई, आप क्या करें। इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब DS-260 का फॉर्म फिल करें तो बहुत केयरफुल होके फिल करें, उसको बहुत से दफ़ा चेक करें, रीचेक करें, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, एड्रेस सही हो, हर चीज सही लिखी हो। लेकिन अगर सबमिशन के बाद भी आपसे मिस्टेक हो जाए तो फौरी तौर पे जो अथॉरिटीज है, एम्बेसी आपकी, उसको कांटेक्ट किया जाए और उसको इस मिस्टेक के बारे में बताया जाए और उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो इसको ऑप्शन दें कि ये पोर्टल आपके लिए खुल सके और आप इसमें जाके एडिट कर सके। तो अगर DS-260 सबमिट कर दिया है और अब याद आ रहा है कि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आपको एम्बेसी को अपने कांटेक्ट करना होगा और फिर वो आपको इसकी परमिशन देंगे कि ये आप इसमें एडिशंस कर सके। तो फौरी तौर पे उनको ईमेल करें और अपनी इस मिस्टेक के बारे में बताएं एंड दिस शुड बी डन बिफोर इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले आपको इसको सही कर लेना चाहिए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये चीज याद रखिए कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अगर उनकी फाइनेंशियल हार्डशिप्स हैं, कोई और प्रॉब्लम्स है, मेडिकल इलनेस है, तो इनकी बेसिस पे वो एक्सपीडाइट के केस फाइल कर देते हैं। एक्सपीडाइट के लिए जरूरी है कि आप उसको एनवीसी की स्टेज पे ही फाइल करें। एनवीसी आपके केस को जज करती है और उसके बाद वो उसको के इसको एक्सपेडाइट करना है या नहीं करना, वो इस जजमेंट के लिए, फाइनल जजमेंट के लिए उसको आपकी एम्बेसी, स्पेसिफिक एम्बेसी के पास भेज देती है और फिर एम्बेसी डिसाइड करती है, उसकी डिस्क्रेशन पे होता है कि वो इसको अप्रूव करे या रिजेक्ट कर दे। तो एनवीसी के स्टेज पे ही अपनी एक्सपेडाइट की रिक्वेस्ट को सेंड कर दें और वो जो आपको पता है कि nvcexpedite@state.gov की वेबसाइट पे आपको उसको फॉर्मल एप्लीकेशन भेजनी होती है। तो ये कम्प्लीटली एम्बेसी के ऊपर होता है कि वो इसको एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है, लेकिन आप इसको एनवीसी की स्टेज पे पहले ही डिसीजन ले लें कि अगर आपको एक्सपेडाइट की रिक्वेस्ट फाइल करनी है तो इसके लिए देर ना की जाए तो बेहतर है। इसके साथ साथ तीसरी चीज जो मैं पहले भी मिस्टेक कई दफा बता चुकी हूँ, जो बहुत लोग करते हैं और जो पर्सनली मैंने भी अपने केस में की थी, वो है मैरिज डॉक्यूमेंट। और स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान के केस में बात करें तो मैरिज डॉक्यूमेंट के लिए हमें चाहिए होते हैं 3 डॉक्यूमेंट। मैं बार बार ये चीज बताती हूँ, रिपीट करती हूँ और अक्सर मैं ऑनलाइन ग्रुप्स पे देखती हूँ कि लोगों से फिर से ये मिस्टेक हो जाती है। वो 3 डॉक्यूमेंट क्या है? आपका ओरिजिनल उर्दू निकाहनामा, उसकी जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो कि ग्रीन कलर का डॉक्यूमेंट होता है, ट्रांसलेटेड होता है, वही चीजें लिखी होती हैं। और उस पे मुझसे कुछ दिन पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा जी, उस पे वकील के और जो भी आपका जो वकील होते हैं और अथॉरिटीज के सिग्नेचर होते हैं, उस पे 6 सिग्नेचर का कॉलम बना होता है, उस पे सिग्नेचर्स भी चाहिए होते हैं आपकी ट्रू ट्रांसलेशन के ऊपर।
और उसके ऊपर जो है वो एक स्टैम्प भी लगी होती है। तो ओरिजिनल उर्दू निकाहनामा, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन और जो नादरा की तरफ से इशू किया जाता है एक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये तीनों चीजें जो है वो आपको चाहिए होती हैं और ये तीनों मिलके जो है वो एक मैरिज डॉक्यूमेंट कंसिडर किए जाते हैं। अगर आप इनमें से कोई दो चीजें भेजेंगे तो लाजमी तौर पे एनवीसी के स्टेज के बाद डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस से पहले लिखा हुआ आ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है। तो दो नहीं भेजने, 3 डॉक्यूमेंट्स भेजने और इन तीनों डॉक्यूमेंट्स का खुसूसी ख्याल रखना है। अच्छा, पुलिस सर्टिफिकेट के मुतालिक मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं। पुलिस सर्टिफिकेट जो है वो आपका कंट्री स्पेसिफिक होता है। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी जहां से कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं कि इंडिया के लिए पुलिस सर्टिफिकेट की क्या रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान के लिए क्या है, सऊदी अरब के लिए क्या है, सब जगह के लिए क्या है, यूएस के लिए क्या है। पुलिस सर्टिफिकेट में पाकिस्तान के केस में एक चीज याद रखनी है कि इन जनरल आपको पुलिस सर्टिफिकेट नहीं रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अगर आपने किसी और मुल्क में भी रहे हुए हैं, किसी और मुल्क में आपकी रिहाइश है, यानी आप 3 साल दुबई में रह के आए हुए हैं, 3 साल सऊदी अरब में रह के आए हुए हैं, 3 साल आप किसी भी दुनिया के मुल्क में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में रह के आए हुए हैं, तो आपको फिर उस मुल्क का क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो कैरेक्टर या पुलिस सर्टिफिकेट होता है वो लाजमी चाहिए होता है। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम तो आ गए, अब वापस नहीं जा सकते, तो हम किस तरह से वो हासिल करें। तो मुझे इसके बारे में वैसे आइडिया नहीं है, लेकिन इन जनरल मैं आपको बता सकती हूँ कि लाजमी उस मुल्क की कॉन्सुलेट या एम्बेसी जो आपकी कंट्री में हो उसको कांटेक्ट करें, उसका जो भी नंबर हो या ईमेल हो उससे पूछें कि इसका फर्दर आगे क्या प्रोसेस होगा। तो ये चीज याद रखें कि आपकी रिहाइश अगर किसी और मुल्क में कितने भी दिन के लिए थी, कुछ साल आप रह के आए हुए हैं, तो आपको वहां का फिर सर्टिफिकेट जरूर चाहिए होगा। अच्छा, एक और बहुत अहम मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं वो हम सबसे उस स्टेज पे होती है जब हम I-864 फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। जब आपको अपने पेटिशनर के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं तो इस मिस्टेक को अवॉइड करें, बिल्कुल केयरफुल रहें उस स्टेज पे। अगर आपको पे स्टब्स डिक्लेयर करने हैं, W2s डिक्लेयर करने हैं, आपको अपने टैक्स रिटर्न्स जमा करने हैं, आपको अपनी एनुअल सैलरी जैसे उनको बतानी है, तो इसके बारे में क्लियर रहें। एनुअल सैलरी अगर वो लोग पूछते हैं उसमें ऑप्शन भी होता है जब आप I-864 फिल करते हैं कि एनुअल सैलरी लिखें इंडिविजुअल की, तो याद रखें कि वो आपसे पूरे साल की जो आपकी अर्निंग होती है, एक इंडिविजुअल कितना कमाता है वो पूछ रहे हैं। कुछ लोग उसमें टैक्स रिटर्न की टैक्स कितना दिया ये लिख देते हैं। तो इन चीजों के बारे में क्लियर रहें। ये चीज जरूर जज करें कि क्या आपकी इनकम इतनी है जो कि आप स्पॉन्सर करने के काबिल इनकम है, उससे कम तो नहीं है जो स्पॉन्सरशिप की रिक्वायर्ड इनकम होती है कि एक पिटिशनर की इतनी इनकम होनी चाहिए, इससे कम हुई तो वो स्पॉन्सर नहीं कर सकता। कुछ लोग अपनी इनकम का अंदाजा नहीं करते और कम इनकम के साथ फॉर्म फिल कर देते हैं, जिसके बाद वो फिर वापस आता है रिजेक्ट होकर और वो कहते हैं कि यू नीड अ जॉइंट स्पॉन्सर। तो अपनी इनकम को भी सही से जज करें कि whether you are able to support or sponsor or you need a joint sponsor। तो यूजुअली 22 से $25,000 जो है वो एनुअल इनकम आपको चाहिए होती है सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आप उसको फिर भी रीचेक करें कि क्या आजकल की उसकी रिक्वायरमेंट है। देखें आपको जॉइंट स्पॉन्सर तो नहीं चाहिए, पे स्टब्स, W2s, ये सारी चीजें सही है। और अगर आप अपना उसको खुद से फिल करें तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट फिल करना एक मुश्किल चीज होती है, तो बेहतर है आप किसी से हेल्प ले लें। अगर कंफ्यूजन है आप किसी से हेल्प ले लें जिसको इसके बारे में मालूम हो, लेकिन गलत फिल नहीं करें क्योंकि बिला वजह का फिर आगे वो डिले होगा, फर्दर वो आपके पास वापस भेजेगा, 3-4 महीने होंगे और बैकलॉग की वजह से हर चीज ऑलरेडी बहुत लेट हो रही है। तो बी केयरफुल विद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट I-864 स्पेशली, और अपनी इनकम के बारे में सारी क्लैरिफिकेशंस आपको होनी चाहिए। और ऑब्वियसली ये चीज पेटिशनर की जिम्मेदारी है, वो ही करता है, तो पेटिशनर के लिए ये स्पेसिफिक चीज है जिसको उसको ध्यान रखना है। तो जी, ये कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने सोचा कि आपको एक दफा रिमाइंड करा दूं ताकि आप में से जो लोग भी एनवीसी के स्टेज पे हो वो इनका ख्याल रखें अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन से पहले। अगर इसके अलावा कोई और मिस्टेक्स हो जो आपसे हो गई हो उस स्टेज पे, तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि वो मैं अपने सारे ऑडियंस से जो है वो शेयर कर सकूं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं I-864 फिल करने का या I-130 फिल करने के बारे में एक वीडियो बनाऊं, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसके बारे में अगर आप लोग वीडियो जानना चाहते हैं तो उसको मैं जरूर शेयर करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेल मी इन द कॉमेंट्स हाउ यू लाइक द वीडियो। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।